भारत का इतिहास। क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसी यात्रा है जो लाखों वर्षों से चली आ रही है। भारत की कहानी उन प्राचीन सभ्यताओं से शुरू होती है जिन्होंने मानवता के पहले कदमों को चिह्नित किया। ये इतिहास समृद्ध संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं से भरा हुआ है जो हमें गर्व और विस्मय से भर देता है। सोचिए जरा, शौचहृदय से 200 ईसा पूर्व, जी हाँ, उस समय के गुफा चित्र और पत्थर के औजार हमें बताते हैं कि भारत में मानव जीवन का आरंभ कितना पुराना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उन प्राचीन समय को जब सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम पर थी? हड़प्पा के लोग, जिनकी अपनी लेखन प्रणाली थी, उन्नत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी और उनके शहरों की वास्तुकला, वाह, वह तो अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन फिर क्या हुआ? 500 ईसा पूर्व में यह महान सभ्यता कैसे और क्यों खत्म हो गई? क्या यह बाढ़ थी, प्राकृतिक आपदा थी या आक्रमणकारी थे? हमें सटीक उत्तर तो नहीं पता, लेकिन यह विचार ही रोमांचित कर देता है कि उस समय क्या क्या हुआ होगा। और फिर आए वैदिक आर्यन, उनकी कहानियां, उनकी संस्कृति और उनके पवित्र वेदों ने हमें हमारी जड़ों से जोड़ा। ये वेद ही हैं जो हमें वैदिक सभ्यता की गहराई और उनकी आस्थाओं को समझने का मौका देते हैं। क्या आप जानते हैं, इन वेदों को हिंदू धर्म की सबसे पुरानी लिपियां माना जाता है। आश्चर्यजनक, ये लोग सिर्फ प्रवासी नहीं थे, बल्कि अपने साथ एक जीवन का दर्शन लाए। उन्होंने सिखाया कि खुशी और मोक्ष हमारी नैतिकता और आचरण से आता है। उन्होंने दुनिया को बताया कि जीवन में चाहे जो भी आपका स्थान हो, धर्म और अच्छाई का मार्ग ही सबसे सही रास्ता है। और उनकी सामाजिक व्यवस्था, 3 प्रमुख वर्ग, ब्राह्मण पुजारी, क्षत्रिय योद्धा और वैश्य आम नागरिक, इस संरचना ने उनके समाज को मजबूत बनाया। क्या आप इसकी जटिलता और अनूठेपन की कल्पना कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक है भारत के असीमित इतिहास की। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि उन विचारों की भी है जो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है। क्या आप इस यात्रा को और गहराई से जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आगे बने रहिए, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत की हर गली, हर कोना और हर समय खंड अपने अंदर एक नई कहानी समेटे हुए है। आइए इस महान इतिहास को मिलकर खोजें, समझें और सराहें। आर्यों का भारत में आगमन और उनका विस्तार। आर्यों ने अपनी आदिवासी बस्तियों को पूरे भारत में फैलाया और उनकी सभ्यता ने संस्कृति और व्यापार दोनों में अद्भुत प्रगति की। क्या आप सोच सकते हैं, उस समय जब उत्तरी भारत में 6 अलग अलग बस्तियां उभर रही थीं, जिनमें गांधार, कोसल, कुरु और मगध जैसे शक्तिशाली राज्य शामिल थे। मगध, यह राज्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह फला फूला और मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। पहली भारतीय शाही शक्ति। क्या यह रोमांचक नहीं है? मौर्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की, जो आधुनिक पटना के पास है। सोचिए, एक ऐसी राजधानी जहां असाधारण मंदिर, पुस्तकालय, महल और यहां तक कि एक विश्वविद्यालय भी थे। क्या यह अद्भुत नहीं है? उनकी व्यापारिक सफलता और प्रभावशाली सरकारी व्यवस्था। बस कल्पना कीजिए, एक मजबूत सेना के साथ यह साम्राज्य कितना ताकतवर था। लेकिन फिर तीसरे सम्राट अशोक, जिन्होंने चंद्रगुप्त के पोते के रूप में सिंहासन संभाला, उन्होंने कलिंग युद्ध की भयावहता देखी। उस खून खराबे के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का मार्ग चुना। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की आध्यात्मिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप जानते हैं, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बृहद्रथ की उनके सेनापति ने हत्या कर दी। क्या यह विश्वासघात नहीं था? सेनापति पुष्यमित्र ने आजवादपात ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि शुंग वंश ने कुछ महान किया? पुष्यमित्र का शासन प्रभावशाली था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी वह चमक बरकरार नहीं रख सके। उनका प्रभाव अल्पकालिक रहा और उनका योगदान इतिहास में फीका पड़ गया। भारत पर नियंत्रण के लिए कई शक्तियां उभर रही थी। इनमें कुषाण साम्राज्य भी था। क्या आप जानते हैं, कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे पूरे क्षेत्र में फैलाया। उन्होंने सिल्क रोड के माध्यम से चीनी, फारसी और रोमन साम्राज्यों के साथ व्यापार बढ़ाया। सचमुच समिद ई में कुषाण साम्राज्य ने शक युग की शुरुआत की। उस समय दक्षिण में सातवाहन, चेर, चोल और पांड्य जैसी शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। और
फिर शास्त्रीय युग का उदय हुआ, जिसमें गुप्त साम्राज्य ने भारत को स्वर्ण युग में प्रवेश कराया। कल्पना कीजिए, ये वह समय था जब उत्तर भारत एकजुट हुआ और कला, संस्कृति और विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई। तो दोस्तों, भारत का इतिहास संघर्षों और उपलब्धियों से भरा हुआ है। क्या आप इस गौरवशाली यात्रा को और गहराई से जानना चाहेंगे? गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग, गुप्त साम्राज्य का शासन काल एक ऐसा समय था जिसे कानून, व्यवस्था और सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए याद किया जाता है। कल्पना कीजिए, शासकों का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था, बल्कि उन्होंने सैन्य गठबंधनों और शांतिपूर्ण तरीकों से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। क्या आप सोच सकते हैं? गुप्त साम्राज्य ने सदियों तक शानदार सफलता हासिल की, लेकिन आखिरकार 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच उनका पतन शुरू हुआ। मध्य एशिया से आए आक्रमणकारी हूनों ने उनकी भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कितना त्रासदायक होगा वह समय। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, बौद्ध धर्म और बाद में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ता गया, लेकिन स्थानीय और बाहरी शक्तियां लगातार क्षेत्र और प्रभुत्व के लिए संघर्ष करती रहीं। फिर भारतीय इतिहास में आया एक बड़ा मोड़, इस्लाम का आगमन। क्या आप जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 सदी बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की ओर कदम बढ़ाए। सिंध, मुल्तान और सोमनाथ जैसे स्थानों पर कब्जा किया गया। सोचिए, इन आक्रमणों ने देशी राज्यों को झकझोर दिया और हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया। लेकिन राजपूत शासक अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इन आक्रमणकारियों के खिलाफ डटे रहे। क्या आप उनकी वीरता का अंदाजा लगा सकते हैं? फिर भी M190D में मोहम्मद गोरी और उनकी सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। यह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। और फिर इस्लाम ने धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी। बौद्ध धर्म, जो कभी प्रमुख धर्मों में से एक था, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कितनी आश्चर्यजनक है ये यात्रा। दिल्ली सल्तनत का युग। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसने लगभग बीलवाक डायशी तक शासन किया। क्या आप सोच सकते हैं? इसके बाद खिलजी वंश सत्ता में आया, सबसे पहले जलाल उद दीन खिलजी के नेतृत्व में। उनका शासन भी ज्यादा लंबा नहीं चला। वाथरी गोस में तुगलक वंश ने सत्ता संभाली। सोचिए, तकनीकी रूप से तुगलक वंश ने घोड़दा तक दिल्ली सल्तनत को नियंत्रित किया। फिर में तैमूर का आक्रमण हुआ। कितनी उथल-पुथल मचाई होगी इसने। दिल्ली को तहस नहस कर दिया गया और सल्तनत के भविष्य को बदल कर रख दिया। इतिहास की इन अद्भुत कहानियों को जानने का रोमांच। क्या आप इसे और गहराई से जानना चाहेंगे? तुगलक वंश का पतन और सैयद वंश का उदय। जैसे जैसे तुगलक वंश की शक्ति कमजोर होती गई, एक नए युग का आरंभ हुआ। सैयद वंश सत्ता में आया। हालांकि यह वंश केवल 37 वर्षों तक ही चल पाया। क्यों? क्योंकि अंतिम शासक का शासनकाल विद्रोह और कलह से भरपूर था। सैयद वंश का पतन अपरिहार्य था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? तब सत्ता की बागडोर लोधी वंश ने संभाली, परंतु यह वंश भी अधिक समय तक टिक नहीं पाया। एवडोडिसिस में काबुल के शक्तिशाली नेता बाबर ने अपनी सेना के साथ पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। क्या दृश्य होगा वह। इब्राहिम लोदी की मृत्यु ने न केवल उनके शासन का अंत किया, बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। अब लोदी वंश के पतन के साथ एक नया और अद्भुत अध्याय शुरू हुआ। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। क्या आप जानते हैं, मुगल वंश ने 2 शताब्दियों तक भारत पर शासन किया और ताजमहल जैसी अद्वितीय कलात्मक कृतियों का निर्माण कराया। लेकिन मुगल साम्राज्य भी स्थायी नहीं था। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्रोहों और मराठों के दबाव ने उनकी नींव हिला दी। क्या यह अंत था? नहीं, एक और ताकत उभर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर तक ब्रिटिश कंपनी का भारत पर नियंत्रण बढ़ चुका था। क्या हुआ तब? मेरठ में भारतीय सैनिकों के एक छोटे से विद्रोह ने पूरे देश को जगा दिया। यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था। यह 57 का भारतीय विद्रोह था, जिसे बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय कहा गया। सोचिए, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसका प्रभाव अमिट था। 15 नवंबर को रानी विक्टोरिया ने भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया।
इतना बड़ा परिवर्तन। भारतवासियों ने कभी हार नहीं मानी। उनके दिलों में राष्ट्रवाद की आग जल रही थी। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसने ब्रिटिश सरकार के साथ सभी सहयोग को नकार दिया। क्या आप उनकी ताकत महसूस कर सकते हैं? और तब जब असहयोग आंदोलन से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। कितना अद्भुत और प्रेरणादायक संघर्ष था ये केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया गया एक साहसिक कदम था। स्वतंत्रता की ओर बढ़ता हर कदम मूल रूप से आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता दिवस की घोषणा के लिए था, जिसे 6 जनवरी को मनाने की योजना बनाई गई थी। क्या हुआ तब? गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा की रणनीति अपनाई, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांधी जी की यह रणनीति विफल रही। इतना ही नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कई वीर विद्रोहियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस बलिदान को? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस संघर्ष ने अंग्रेजों को नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन में आने पर मजबूर कर दिया। और क्या आप जानते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया। पर फिर सम्मेलनों में भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला और सविनय अवज्ञा की चिंगारी फिर से भड़क उठी। गांधी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगला प्रयास किया, भारत छोड़ो आंदोलन। कितना साहसिक कदम था वह। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। भारत को अंग्रेजों ने युद्ध में घसीटा, लेकिन अंत में जैसे ही संघर्ष समाप्त हुआ, ब्रिटेन में एक नई लेबर पार्टी सत्ता में आई। क्या बदला? यह नई सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सहानुभूति दिखाई। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त बिनिंसक्वाडी शर की रात। घड़ी ने जैसे ही दुआ बजाए, भारत ने स्वतंत्रता की सांस ली। मिंटर अगस्त का सूरज एक नए युग का गवाह बना। क्या आप उस खुशी की कल्पना कर सकते हैं? यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आजादी का प्रतीक है। अधिक प्रेरक कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, साथ में सीखते और बढ़ते रहेंगे।